देखिए यहाँ पे मैं अभी आज हम हिस्ट्री, जीडीएनटी की हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम और ज़्यादा डीप में जाएं, उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा एक हिस्ट्री शेयर करना चाह रहा हूँ जीडीएनटी की। यहाँ पे मैंने ये टाइमलाइन दिखाई हुई है, जो कि 1850 से स्टार्ट होती है। 1850, 1938, 1939, 1945, 1945, मतलब ये जो बॉक्स में आप देख रहे हो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जोन है, यानी कि 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था और 1945 को ख़त्म हुआ था। तो 1850 से मतलब 19th सेंचुरी के मिड से जितनी भी ड्राइंग्स हम बना रहे थे, यहाँ तक सारी की सारी कन्वेंशनल ड्राइंग में बना रहे थे, कन्वेंशनल डायमेंशनिंग में बना रहे थे, प्लस माइनस टॉलरेंसिंग में बना रहे थे। सेंचुरी के मिड से जितनी भी ड्राइंग्स हम बना रहे थे, यहाँ तक सारी की सारी कन्वेंशनल ड्राइंग में बना रहे थे, कन्वेंशनल डायमेंशनिंग में बना रहे थे, प्लस माइनस टॉलरेंसिंग में बना रहे थे। अभी प्रॉब्लम सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम आई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका ने बहुत सारे वेपन्स के पुर्जे जब अपने फ्रेंड्स को देने थे, तो उन्होंने वो अपने वेंडर यूएसए गवर्नमेंट ने अपने वेंडर से बहुत सारे पुर्जे बनवाए और अपने फ्रेंड्स को वो भेज दिए, लेकिन कस्टमर साइड पर पहुंचे तो वो असेंबल नहीं हुए। अभी क्योंकि 50% पुर्जे थे, 50% माल था, रिजेक्ट हो चुका था, तो इससे यूएसए गवर्नमेंट को बड़ा लॉस हो रहा था। तो जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया 1945 के बाद, तो यूएसए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसको USASI Y14.5 USASI के नाम से जानते हैं। USASI फुल फॉर्म आपको यहाँ पे फ्लोट कर रही है इधर इलेक्ट्रॉनिकली। तो USASI कमेटी बनाई गवर्नमेंट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और इसको बोला कि आप जाइए, आप फील्ड में जाइए, वेरियस इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस को आप स्टडी कीजिए और रूट कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स में क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो उसने USASI ने बहुत सारी रिसर्च करी और उसने वो स्टैनले पार्कर से मिले। अभी स्टैनले पार्कर का मैं अभी बता देता हूँ। स्टैनले पार्कर इवन वर्ल्ड वॉर से पहले 1938 में स्टैनले पार्कर एक ब्रिटेन का इंजीनियर था, और स्टैनले पार्कर ने ट्रू पोजीशन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी निकाल लिया था 1938 में, और इसने इसी ट्रू पोजीशन वाले कॉन्सेप्ट के बेस पे ही अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, अपने कुछ जर्नल्स और अपने कुछ नोट्स ऑलरेडी ये पब्लिश कर चुका था। और जब USASI को इस बात का पता लगा कि स्टैनले पार्कर के पास बहुत एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट है ड्राइंग मेकिंग का, ड्राइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस का, तो उसने स्टैनले पार्कर के आइडिया को आगे लेके गए और उसी आइडिया को 1966 में USASI ने Y14.5 के नाम से एक स्टैंडर्ड जारी करा, जो आज हम उसको एज ए GDNT हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी USASI के बाद ये स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ 1973 में, और उस टाइम पे USASI का नाम ANSI पढ़ चुका था, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ANSI Y14.5 1973, मतलब ये वाला स्टैंडर्ड आगे चल के मॉडिफाई हुआ 1973 में। उसके बाद ANSI ने फिर इसको मॉडिफाई करा 1982 में। 1982 के बाद आगे बढ़ के फिर 1994 में ANSI का नाम चेंज करके हो गया ASME, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। ASME Y14.5 M 1994। आज तक हम जो इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं वो ASME Y14.5 1994 है। उसके बाद ये वाला स्टैंडर्ड आगे जाके मॉडिफाई, इसका जो न्यू वर्जन आया 2009 में आया, 2009 के बाद 2017 में आया और 2018 में आया। अभी ये जो दो स्टार लगाए हुए हैं ये क्या शो कर रहे हैं, ये एक्चुअली ASME ने 1994 में जब ये स्टैंडर्ड रिलीज करा था, तो जितने भी कंपनीज थी ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, तो सभी ने जो मतलब जैसे एरोस्पेस की कंपनीज हैं, जो बहुत हाई प्रिसीजन ऑटोमोटिव कंपनीज है, हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स को बनाती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है, तो वो उन कंपनीज ने सबसे पहले
1994 में ही सारी कंपनीज ने अडॉप्ट कर लिया था ASME के GD&T रूल्स को, राइट। उसके बाद ये कम से कम 6 और 9 15 साल बाद 2009 में इसकी एक 2009 में एक और फिर रिलीज वर्जन आया, नेक्स्ट न्यू वर्जन 2009 में। अभी दोस्तों फिर 2000 अभी बहुत सारी कंपनी 1994 को यूज कर रही थी, कुछ कंपनी जिसमें से 2009 पे शिफ्ट हो गई, और कुछ कंपनियां अभी भी 1994 ही यूज़ करती हैं। तो अभी मैं भी आप लोगों को ये जो GD&T का पूरे सेशंस ये चलने हैं जो ये, इसमें मैं 1994 के बारे में ही मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन एक बात आपको बता दे देता हूँ, 1944 और 2009 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ एक सिंबल्स हैं जो कि एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, और कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो कि वैनिश हुए हैं, निकल गए हैं। ऐसे ही 2017 में भी आया है इसका स्टैंडर्ड, और 18 में भी आया है, बट स्टिल 17-18 को मुझे नहीं लगता कि कंपनीज अभी यूज़ कर रही होंगी। ज़्यादातर 1994 और 2009 ही ज़्यादा यूज़ करती हैं। और अभी आगे वाले सेशंस में आप लोगों को बताऊंगा कि ASME का स्टडी मटेरियल कहाँ से हम मतलब इंटरनेट पे आप सर्च करोगे आपको बहुत सारी GD&T की बुक्स मिलेंगी। अभी उनमें ऐसे बहुत सारी बुक्स आप पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैं आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बुक बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको किस नए टॉपिक पे अगली मेरी वीडियो चाहिए। और ये जस्ट एक ब्रीफ हिस्ट्री थी, आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।